हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन। तो जनरल स्टडीज़ के पेपर नंबर 4 में एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे और हम लोग आज क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं एटीट्यूड से रिलेटेड। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड एंड डिस्कस फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड फॉर्मेशन। क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही सिंपल सा है, जहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो एटीट्यूड है वो एटीट्यूड क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और आखिर में वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करते हैं। हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं एटीट्यूड के बेसिक डेफिनेशन से। एटीट्यूड की बेसिक डेफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं कि एटीट्यूड इज अ डिफाइंड एज लर्नड प्री डिस्पोजिशन टू रिएक्ट फेवरेबल और अनफेवरेबल वे अगेंस्ट अ गिवन ऑब्जेक्ट। थॉर्स्टन ने इनफैक्ट एटीट्यूड को डिफाइन किया था कि एक इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रांग और वीक इमोशन होती है। एटीट्यूड को सिंपल हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी परिस्थितियों में, मान लेते हैं कोई एक परिस्थिति दी गई, कोई एक सिचुएशन आपको दिया गया और उस सिचुएशन में आपका क्या रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है, यही एटीट्यूड होती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, एक बहुत ही शांत चित्त का व्यक्ति होता है, बहुत ही नॉर्मल एकदम शांत रहने वाला बंदा है, लेकिन कभी कभी ऐसा टेंशन हो जाता है कि उस टेंशन के बाद में वो दूसरों पे चिल्लाने लगता है। इनफैक्ट कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि झूठ बोलना, हम सभी लोगों को पता है कि झूठ बोलना गलत चीज़ है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन फिर ये झूठ बोलना अपने आप में सब्जेक्टिव भी हो जाता है। कहा जाता है कि परिस्थितियों के हिसाब से झूठ बोलना सही भी हो जाता है। आप कभी झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि आपके पास में कोई एक लड़की आती है, दौड़ते हुए आ रही है और वो कह रही है कि देखो मेरे पीछे गुंडे पड़े हुए हैं और मैं यहाँ आगे जा कर के छिप जा रही हूँ और तुम बताना मत, लोग पूछेंगे तो तुम बस ये बता देना कि ये मैंने नहीं देखा है या फिर कहीं चली गई है या जो भी कुछ है। तो आप भागते हुए आए, मतलब आपने, जो गुंडे भागते हुए आ रहे थे आपसे पूछे और आपने उनको मिसगाइड कर दिया कि हाँ ठीक है वो इधर कहीं भाग गई है, ऐसे वैसे है। तो एक तरफ से आप देखिए तो आपने उस लड़की की जान बचाई झूठ बोल करके। लेकिन सेम यही सारी चीज़ें देख लेते हैं, अगर मान लो एक अपराधी भागते हुए आ रहा है और अपराधी पुलिस से भागते हुए आ रहा है, अपराधी आकर के छिप गया, वो ये कह रहा है कि देखो पीछे, हमारे पीछे जो है कुछ लोग आ रहे हैं, पुलिस आ रही है, वो मुझे पकड़ करके मुझे मार देंगे और मेरा इनकाउंटर करने की पूरी तैयारी बनी पड़ी है। और वो ये कहा कि मैं यहीं पे छिप रहा हूँ, आप बताइएगा नहीं। और फिर पुलिस पीछे आती है, अब आप क्या करेंगे? क्या आप उस अपराधी को बचाएंगे या फिर पुलिस को उनका काम करने देंगे? तो ये अपने आप में सिचुएशनल बनती है, जहां पर आपका जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड आपका था सच बोलने का, लेकिन क्या आप हर समय सच बोलेंगे या अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके के आपके डिसीजंस बनेंगे? यही होती है एटीट्यूड। तो जो एटीट्यूड होता है वो एक सिचुएशनल होता है और अलग अलग कंडीशन के हिसाब से आप फेवरेबल या फिर अनफेवरेबल या न्यूट्रल रिएक्शन दे सकते हैं। अब ये अलग अलग तरीके से हमें देखने को मिल जाता है। जैसे छोटा सा एग्जांपल फिर से अगर बात किया जाए, कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो धर्म में विश्वास नहीं करते हैं। धर्म में विश्वास करना, अब ये दो तीन तरीके हो सकते हैं। पहले कि धर्म आखिर में होता क्या है, अगर यही नहीं क्लियर होगा तो बंदा ये नहीं समझ पाएगा कि वो धर्म में विश्वास करता भी है या नहीं करता है। इसका मतलब, अगर मान लो धर्म को अगर किसी रिलीजन के साथ में जोड़ा जाए, तो रिलीजन के साथ में जोड़ करके, अगर पंथ में जोड़ करके देखा जाए, तो कहीं ना कहीं लोगों का अपना एक सब्जेक्टिविटी हो सकता है। कोई कह सकता है कि हाँ यार हम चीज़ को नहीं मानते हैं, जो भी चीज़ें हैं। तो पहले तो यहाँ पर यही नॉलेज की कमी हो जाती है कि बंदे को यही नहीं पता है कि धर्म कुछ होता है, क्या होता है, किस तरीके से होता है, ये नहीं पता है। हो सकता है कि वो धर्म को फॉलो कर रहा हो, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि ये धर्म इसी चीज़ को कहते हैं। तो यहाँ पर नॉलेज की कमी होती है। तो बंदा अपने आप को नास्तिक बोल रहा है, कह रहा है कि मुझे भगवान में विश्वास नहीं है, वो इसलिए क्योंकि उसे पता नहीं है कि भगवान कहते किसे हैं, धर्म क्या चीज़ होती है उसे पता नहीं है। तो एक बार जब वो नॉलेज अटेन कर लेता है, तो नॉलेज अटेन करने के बाद में उसका जो एक विश्वास बना पड़ा था, यानी उसका जो बिलीफ बना हुआ था, वो बिलीफ फिर टूट जाएगा, क्योंकि उसे सत्य का ज्ञान नहीं था, उसे धर्म के बारे में पता नहीं थी चीज़ें। जब एक बार उसे पढ़ने के बाद में, नॉलेज के बाद में जब उसे पता चल जाएगा कि यार मैं जिस चीज़ को मानता था, जानता था, वो तो सही थी ही नहीं, और अब मुझे सत्य का ज्ञान हुआ है, और वो सत्य का ज्ञान अल्टीमेटली उसके बिलीफ सिस्टम को तोड़ देगा। और तोड़ने के बाद में अब वो एक आस्तिक बंदा बन जाएगा, अब वो धर्म में विश्वास करने लगेगा, अब उसका एक इमोशन जाग जाएगा। ये अलग अलग तरीके से हम लोग देख सकते हैं।
जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं कई सारे ऐसे क्राइम हो जाते हैं कि क्राइम के बाद अल्टीमेटली एक नॉलेज के बाद, जब आपको पहले क्राइम का संज्ञान नहीं है, मान लो किसी तरीके का कोई मर्डर हो गया, मर्डर के बाद में आपको पता चल रहा है कि आपने पहले ये पता चल गया कि यार मर्डर हुआ है सामने, आपके मन में एक धारणा बैठ गई कि यार जिसने मारा है वो क्रूर आदमी है, ठीक है, उसने मर्डरर है। लेकिन फिर आपको पता चलता है कि नहीं, जो मरा है वो एक्चुअल में मारने आया था, या फिर मान लेते हैं किसी छोटे बच्चों की बलि देने आया था, या कुछ गलत काम करने आया था। अब आपको मर्डर जस्टिफाइड लगने लगेगा कि हाँ उस बंदे ने जो मारा है वो सही मारा है। तो एटीट्यूड जो होती है वो समय, सिचुएशन और परिस्थितियों के हिसाब से बदलती रहती हैं, और ये अपने आप में एक टेम्पररी होती है। टेम्पररी कई सेंस में होती है। टेम्पररी होती है या तो उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, या तो उसका जो बिलीफ सिस्टम है वो गलत तरीके का बिलीफ सिस्टम है, या फिर सिचुएशन कुछ ऐसी बनी हुई है जहाँ पर बंदा डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आ जाती है कि जो भी ये एटीट्यूड हमें देखने को मिलेगा ये सब सिचुएशनल है। ये फेवरेबल भी हो सकती है, ये अनफेवरेबल भी हो सकती है, और ये न्यूट्रल भी हो सकती है। एक कॉमन एग्जांपल हम लोगों को देखने को मिलता है, कई सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं जहाँ पर बंदा या तो फाइट करता है यानी लड़ेगा, या फ्लाइट करता है यानी भाग जाएगा, या हो सकता है फ्रीज भी हो जाए, यानी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या। जैसे मान लो कोई एक एग्ज़ाम आया, वहाँ पर आपने फाइट किया, आप कहे नहीं मुझे लड़ना है, मुझे इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है। आपने एक बार आपने अटेम्प्ट दिया, आपने फाइट किया, नहीं हुआ, फिर आपने अटेम्प्ट दिया, फाइट किया, नहीं हुआ, फिर तीसरी बार अटेम्प्ट दिया, फाइट किया, नहीं हुआ, चौथी बार दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो आप इस एग्ज़ाम को छोड़ देंगे, कहेंगे कि यार आफ्टर ऑल एक एग्ज़ाम ही तो है, हटाओ छोड़ो कुछ दूसरा देखते हैं। या तो आप फ्लाइट कर जाएंगे यानी भाग जाएंगे, या फिर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे यानी फ्रीज कर जाएंगे कि अब समझ ही नहीं आ रहा है आगे क्या है, अंधकार छाया हुआ है, डार्कनेस हो रखी है, पूरा आइडिया ही नहीं लग रहा है कि आखिर में करें क्या जीवन में। और यही चीज़ चौथे पांचवें अटेम्प्ट के बाद में और नहीं समझ में आएगा अब क्या करें। ये जो फ्रीज होने की सिचुएशन होती है ये भी एटीट्यूड के ही बेसिस पर होती है। आप अगर अपने पहले अटेम्प्ट को देखें तो वहाँ पर आपके अंदर में प्रॉपर ज़ील थी, आपके अंदर एक एनर्जी थी, एक मोटिवेशन था कि मुझे इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, फाइट कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे ये जो फाइट वाली चीज़ थी या तो वो फ्रीज हो जाएगी या फिर वो फ्लाइट में चली जाएगी, यानी एग्ज़ाम या तो छोड़ देंगे या फिर डिमोटिवेट हो जाता है आदमी कि यार हो क्यों नहीं रहा है, क्या चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। अगर हम लोग बात किया जाए व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड, तो कंपोनेंट हम लोग तीन तरीके के कंपोनेंट को देखते हैं। CAB मॉडल इसको हम लोग बोल देते हैं कई बार। CAB का मतलब होता है अफेक्शन, बिहेवियर एंड कॉग्निशन। जहां पर हम लोग अफेक्शन को डिनोट करते हैं इमोशन के साथ में, बिहेवियर को हम लोग डिनोट करते हैं बिलीफ के साथ में, और कॉग्निशन को हम लोग डिनोट करते हैं नॉलेज के साथ में। कॉग्निशन यानी कि नॉलेज। अभी हम लोगों ने जैसा कि बात किया कि धर्म के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन बंदे को पता ही नहीं है कि धर्म होता क्या चीज़ है। तो बिलीफ सिस्टम तो बना हुआ है, उसकी कॉग्निशन बस नहीं है, उसे पता नहीं है कि एक्चुअल में धर्म क्या है। लेकिन जब उसे धर्म पता चल जाएगा, जब उसे नॉलेज पता चल जाएगी, तो नॉलेज के बाद में फिर उसका जो बिलीफ था कि मैं एथियस्ट हूँ या फिर मैं रिलीजियस हूँ या जो भी है, तो अगर उसे पता चल जाएगा तब उसका बिलीफ सिस्टम भी ब्रेक हो जाता है, यानी कि उसका जो बिहेवियर होगा वो बदल जाएगा। और बिहेवियर बदलने के बाद में फिर अफेक्शन भी हमें देखने को मिल जाता है। एक और चीज़ हम लोग देख सकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बंदे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, फिर उनके साथ में कुछ घटना घटित हो जाती है। जैसे मान लेते हैं कोई एक हैवी ड्राइवर है, वो गाड़ी चलाना उसका पैशन है, शौक है, लेकिन एक दिन अचानक से क्या होता है कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद वो अब उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल करके आ पा रहा है, बार बार वही दृश्य उसके सामने घूम रहा है। तो जब बार बार वही दृश्य उसके सामने घूमेगा तो अब वो गाड़ी चलाने से डरने लगेगा, यानी उसका जो पहले बिहेवियर था वो बिहेवियर अब बदल गया। पहले जितना एनर्जेटिक वो फील करता था कि यार मैं गाड़ी चला के जाऊंगा, मुझे गाड़ी चलाना पसंद है, ड्राइविंग पसंद है, ड्राइविंग पैशन है, वो पैशन सारा का सारा एक एक्सीडेंट के बाद में ख़त्म हो गया। और फिर अब उसका बिलीफ क्या हो गया, अगर मैं गाड़ी चलाऊंगा तो मेरा एक्सीडेंट फिर हो सकता है। तो उसके अंदर एक डर बैठ गया, उसके अंदर एक ट्रॉमा आ गया। अब उसे धीरे धीरे इस चीज़ के डर लगने लगेगा कि अगर मैं गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठूंगा तो मेरा एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम बैठा, एक नॉलेज जरूरी नहीं है कि किताब से ही हो, नॉलेज आपको किसी सामने वाले को देख करके हो सकती है, किसी घटना पे हो सकती है, कुछ पढ़ के हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। नॉलेज कैन बी अटेन्ड फ्रॉम एनीवेयर। और इस नॉलेज के बेसिस पर जो बिहेवियर है यानी बिलीफ है वो भी बदलता रहता है। और बिलीफ बदलने के बाद में फिर एक इमोशन जागृत हो जाती है, और ये इमोशन कुछ भी हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है।
तो हमें एटीट्यूड का ये 3 कंपोनेंट देखने को मिल जाता है और ये तीनों ही कंपोनेंट आपस में मिल करके एटीट्यूड का फॉर्मेशन करते हैं। अब एटीट्यूड को हम लोग अलग अलग तरीके से चेंज कर सकते हैं, या यूं कहा जाए कि आखिर में कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एटीट्यूड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सो एटीट्यूड के फॉर्मेशन में हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि एक होती है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए एक एग्जांपल बहुत ही फेमस है पावलोव का एक्सपेरिमेंट, जहां पर एक घंटी बजाई जाती थी और फिर कुत्ते को, मतलब जो भी डॉग है, उसको फूड दिया जाता था। धीरे धीरे एक कॉग्निशन बैठ गया और डॉग उस घंटी से, उस बेल से अब उसकी सलाइवा जनरेट होने लगी कि अब खाना मिलने वाला है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, अगर आपके घर में पेट होगा तो मान लो आप बाहर से आ रहे हैं और बाहर से आने के बाद में उसकी फेवरेट चीज़ जो भी है आप उस डॉग को दे दें। धीरे धीरे होगा क्या कि वो जैसे ही आप आएंगे उसके सलाइवा जनरेट होने लगेगा, वो पूंछ हिलाना शुरू कर देगा और फिर तुरंत पहुंच जाएगा वहीं पर जहां उसको फूड मिलने वाला है, क्योंकि उसकी वही प्रवृत्ति बन गई है, उसकी क्लासिकल कंडीशनिंग कर दी गई है। सिमिलरली इसी तरीके से हम सभी लोग के अंदर भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। अगर आप लोग मान लेते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग है, मान लो 6 बजे उठते हैं, तो 6 बजे ऑटोमेटिकली आपका जो नींद है वो खुल जाएगा। ये भी एक तरीके की क्लासिकल कंडीशनिंग है कि आपने अपने आप को इस तरीके से ढाल रखा है कि आपको एक समय के बाद में नींद आने लगेगी और एक समय के बाद में आप जग जाएंगे। ये क्लासिकल कंडीशनिंग ही होती है। और ये क्लासिकल कंडीशनिंग अलग अलग जरिए हो सकती है। ये आप किसी चीज़ को बार बार पढ़ के, कि बार बार अगर हम किसी चीज़ को पढ़ेंगे तो वो याद हो जाता है, ये भी एक क्लासिकल कंडीशनिंग है। ऐसा तो है नहीं ऑटोमेटिकली आपको सर्वज्ञान हो गया, आपने बार बार उसी चीज़ को पढ़ा और पढ़ने के बाद में फिर आपको नॉलेज हुआ और नॉलेज के बाद में फिर अल्टीमेटली आपकी एक कंडीशनिंग हो गई, या कि हम इस प्रवृत्ति में इस तरीके से बिहेव करेंगे। ये ट्रेनिंग भी हो सकती है। ये ट्रेनिंग जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली ट्रेनिंग भी हो सकती है। जैसे इस एग्ज़ाम के बारे में अगर बात करें तो ये एग्ज़ाम आपको पेशेंस तो सिखा ही देगा, कुछ और सिखाए ना सिखाए तो। एक तरीके की क्लासिकल कंडीशनिंग हुई जो कि आप इनडायरेक्टली अपने अंदर में इम्बाइब कर लिए हैं। तो इस तरीके से क्लासिकल कंडीशनिंग के जरिए भी एटीट्यूड डेवलप किए जाते हैं। हार्ड वर्किंग भी होता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि अगर मान लो कभी किसी मार्शल आर्ट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर आपको तुरंत मार्शल आर्ट नहीं सिखाई जाएगी, वहाँ पर कुछ आपको मतलब काम करवाया जाएगा, जो भी चीज़ें करवाई जाएंगी, लेकिन बाद में ये पता चलेगा कि यार ये तो क्लासिकल कंडीशनिंग मेरे साथ की गई है, मैं तो अब जो है मार्शल आर्ट एक्चुअल में डे 1 से ही सीखना शुरू कर दिया। ये सभी चीज़ें हमें क्लासिकल कंडीशनिंग के फॉर्मेट में देखने को मिल जाती हैं। दूसरा होता है ऑब्जर्वेशन को लेकर के। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है आप किसी सामने वाले को या किसी को देख करके, या कोई आपका हो सकता है रोल मॉडल हो, उस रोल मॉडल को पढ़ करके आपके अंदर में कुछ परसिवरेंस डेवलप हो जाए, आपके अंदर में मान लो कुछ जो है क्वालिटीज़ डेवलप हो जाए। जैसे मान लेते हैं कि आप मान लेते हैं बहुत कम्युनिस्ट टाइप के लोग हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि कम्युनिस्ट हैं, या मान लो कम्युनिस्ट छोड़ो, मान लेते हैं कि आप जो है कम्यूनल हैं अपने आप को, ठीक है, कि हम किसी एक पर्टिकुलर धर्म विशेष के ही लिए जो है केवल अपना माइंड सेट करके बैठे हुए हैं और दूसरे धर्म को आपने गालियां देनी शुरू कर दी। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होगा, जब आप किसी ऑब्जर्वेशन करेंगे, दूसरे धर्म का व्यक्ति आपको बहुत प्रभावित कर दिया, ठीक है, और प्रभावित करने के बाद में आप उससे बहुत इंस्पायर्ड हो जाएंगे, तो आपका जो बिलीफ है वो बदलेगा। आपको लगेगा नहीं, जरूरी नहीं है ऐसा कि सभी लोग एक जैसे ही होंगे, और ये धर्म थोड़ी ना किसी बंदे को बदलता है, ये तो बंदे की खुद की पर्सनालिटी होती है। तो आपका एक बिलीफ सिस्टम टूटेगा, और ये ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर आया। ऑब्जर्वेशन के ही बेसिस पर अल्टीमेटली हमारे जितने भी हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, या फिर जो भी कहानियाँ वगैरह बनी होती है वो इसीलिए बनी होती है कि आप ऑब्जर्वेशन करके आप अपने अंदर में वो क्वालिटीज़ को जनरेट करेंगे। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जैसे यूट्यूब वगैरह पे भी देखे होंगे, जो टॉपर्स होते हैं उनके टॉक्स आते हैं, और टॉपर के टॉक जो भी आते हैं आप एकदम आंख बंद करके उस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो रोल मॉडल बन गया है। कुछ ना कुछ आपको क्वालिटी दिखी कि यार ये वाला काम करने से जो है वो हो सकता है फ़ायदा हो, और मेरे लिए भी हो सकता है फ़ायदा हो, तो आपका एटीट्यूड उसी दिन से बदल गया। और ये होती है ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर कि आपने सामने वाले को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद में जो भी आपको डिस्टिंग्विश्ड चीज़ दिखी, वो डिस्टिंग्विश्ड चीज़ को आपने अपने अंदर भी ढालना शुरू कर दिया, आपने उन्हें अपना रोल मॉडल बना दिया। तीसरी चीज़ होती है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट को लेकर के। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का मतलब, जैसे अगर मान लो नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि ऐसा कहा भी गया है कि अगर आपके साथ में कोई बुरा व्यवहार कर रहा है तो आप भी बुरा व्यवहार कर दो, यानी कि अगर कोई आपको मारने आ रहा है तो आप भी मार दो। लेकिन फिर समाज में लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा, तो समाज में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमारे पास में कुछ ना कुछ लॉज बनाए गए हैं, और ये लॉ इसीलिए बनाए गए हैं ताकि जो अच्छा काम कर रहा होगा उसको रिवॉर्ड किया जाएगा और जो गलत काम कर रहा होगा उसको पनिश किया जाएगा। कई बार आपस में आपकी दोस्ती यारी में या फिर कभी भी लड़ाई होती होगी। लड़ाई होते समय एक बंदा है जो एकदम निश्चिंत है,
वो मारपीट करने में तुरंत आगे आ जाएगा, मारपीट कर लेगा। लेकिन आप जैसे ही मारपीट करने जाओगे आपके दिमाग में सारी धाराएं घूमना शुरू हो जाएंगी। हमारे ऊपर FIR हो सकती है, हमारा करियर खराब हो जाएगा। एक FIR हुई पुलिस वेरिफिकेशन में, पूरा का पूरा मेरा करियर खत्म हो जाएगा। UPSC में भरना होता है, क्या मेरे खिलाफ कभी कोई FIR हुई है या नहीं हुई है, तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें चलने लगेंगी। आपको कितना भी गुस्सा आया रहेगा, कभी भी आप हाथ नहीं उठाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको अपना पूरा आगे का करियर दिख रहा है। तो ये हो गया रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, कि आपका मन था मारने का, लेकिन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के कारण से आपने वो मारने की टेंडेंसी को, खून का घूंट पी लिया लेकिन मारा नहीं, सारा जहर पी लिया लेकिन मारा नहीं। ये होती है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट कई तरीके की हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। अगर कोई बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिवॉर्ड दे करके सेम एटीट्यूड बाकी जो मतलब कलीग है उनके अंदर में भी ये मैसेज भेजा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के थ्रू हम लोग अपना एटीट्यूड बदल सकते हैं, एटीट्यूड में चेंजेस ला सकते हैं। बाकी और भी कई एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। इन एस्पेक्ट्स में हमें, जैसे एक तो हम लोगों ने जैसे कि रोल मॉडलिंग के बारे में बात कर लिया, इसके अलावा नॉलेज बहुत अटेन करने के कारण से भी हमें ये चीज़ देखने को मिल सकती है। अगर मान लो आपने किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर ली और हो सकता है आप उसके बारे में विश्वास नहीं करते हो, उसके बारे में नहीं जानते मानते होंगे, लेकिन पढ़ने के बाद में आपको समझ में आया कि नहीं, मेरा तो बिलीफ सिस्टम ही पूरा गलत था, मैं जिस चीज़ को मानता था वो तो फंडामेंटल ही मेरा पूरा का पूरा गलत हो गया है। तो ये चीज़ जो होती है वो भी आपके एटीट्यूड को प्रभावित करती है। और इसके अलावा फेलियर, सक्सेस, इवेंट, प्रोसेस या जो भी आपके जीवन में घटना कोई घटित हुई है, वो घटना भी कहीं ना कहीं आपको इतना झकझोर देती है कि उसके कारण से भी एटीट्यूड बदल जाता है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया कि आखिर में क्या कंपोनेंट, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं एटीट्यूड को चेंज करने के लिए। अगर हम लोग इसके मॉडल आंसर के बारे में एक छोटा सा आइडिया बात करें, सो एटीट्यूड की जस्ट एक डेफिनेशन लिख दी गई है कि एटीट्यूड इज अ साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट कंप्राइजिंग फीलिंग, बिलीफ एंड बिहेवियरल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, ग्रुप, इवेंट और आइडियाज। इट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट वंस रिएक्शन और डिसीजन। हम लोगों ने ऊपर भी एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। थर्स्टन का एक आइडिया भी याद रख सकते हैं कि आखिर में थर्स्टन ने अपना क्या आइडिया दिया था। कंपोनेंट के बारे में अगर देखें तो एक बिहेवियरल कंपोनेंट हो गई, अफेक्टिव कंपोनेंट हो गई और कॉग्निटिव कंपोनेंट हो गई। इसमें आगे आप लोग देख सकते हैं कॉग्निटिव में, जैसे इट इज़ अ बिलीफ और नॉलेज दैट अबाउट एन ऑब्जेक्ट और आइडिया। फॉर इंस्टांस, बिलीविंग स्मोकिंग इज हार्मफुल स्टेम फ्रॉम नॉलेज अबाउट इट्स एडवर्स हेल्थ इफेक्ट। आपको पता चल गया कि ये हेल्थ को खराब करेगा, इसलिए आप इसने स्मोकिंग को क्विट कर दिया। फिर अफेक्टिव भी इसी तरीके से हो सकती है, बिहेवियरल भी हो सकती है। फिर फैक्टर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है, अलग अलग तरीके के, जैसे पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है, इवेंट हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, प्लस सोशल लर्निंग, रोल मॉडलिंग, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। ठीक है, तो ये सारे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। लास्ट में कंक्लूड करते हुए आप लिख सकते हैं कि एटीट्यूड प्ले अ पिवटल रोल इन गाइडिंग बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग। गवर्नमेंट कैंपेन लाइक द स्वच्छ भारत अभियान लेवरेज दीज कंपोनेंट्स टू शेप पॉजिटिव पब्लिक एटीट्यूड टुवर्ड्स क्लीनलीनेस। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया। बस आपको लिखते समय जितने आप फ्लो चार्ट यहाँ पर जैसे अलग अलग डायग्राम बना करके यहाँ पर शो किया गया और जो अलग अलग एग्जाम्पल्स हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं, आपको हमेशा अपने हर एक आर्ग्यूमेंट को अपने एक एग्जाम्पल के साथ में जस्टिफाई करना होता है। इस एग्जाम की यही ब्यूटी है, इस पेपर की यही ब्यूटी है कि आपको एक सिंपल लैंग्वेज में चीज़ें लिखनी होती हैं और जो भी आपके डेली बेसिस पर घटनाएं घटित हो रही हैं उनका एग्जाम्पल दे करके अपने आर्ग्यूमेंट्स को जस्टिफाई कर देना होता है। सो ये हम लोगों ने डिस्कस किया क्वेश्चन रिलेटेड विद द describe various component of attitude and discuss factors that influence attitude formation.